हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। हम चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली पढ़ लिया है। आज हम अगले जैव अणु अर्थात एमिनो अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं एमिनो अम्ल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एमिनो यानी एमिनो समूह और अम्ल यानी कार्बोक्सिल समूह। तो इनमें क्या होता है, एमिनो अम्लों में एमिनो समूह जिसका फॉर्मूला है NH2 व कार्बोक्सिल समूह जिसका फॉर्मूला है COOH उपस्थित होता है। अमीनो अम्लों में एमिनो व कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होता है। अर्थात यदि हम प्रोटीन का जल अपघटन करें तो हमें एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो अगला क्या है, प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। यदि प्रोटीन का जल अपघटन किया जाए तो केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। अब हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होता है। तो पहला आधार हम ले रहे हैं गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर हम अमीनो अम्लों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है नंबर 1 आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आवश्यक अमीनो अम्ल अर्थात इनको शरीर की आवश्यकता होती ही है। अगर ये कम हो गए तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अनावश्यक अगर ये कम हो गए तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इनकी कमी से अगर कमी हो गई शारीरिक वृद्धि रुक सकती है तथा अगर लंबे समय तक इनकी कमी रह गई, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
ये कुल संख्या में 10 होते हैं। और इनको कौन कौन से होते हैं याद करने का ट्रिक है, टीवी, मील, पथ। तो इनके नाम लिखेंगे। एक बार इसकी बात करते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल इनकी कमी से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी संख्या में कितने हैं, कुल 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम लिख देते हैं। T4 थ्रियोनीन, V4 वेलिन, M4 मिथियोनीन, I4 आइसोल्यूसिन, L4 ल्यूसीन, सेकंड L4 लाइसीन, P4 फेनिल एलानीन, A4 आर्जिनिन, T4 ट्रिप्टोफैन और H4 हिस्टीडीन। तो ये कुल 10 जो आवश्यक अमीनो अम्ल है, इनको याद करने की ट्रिक है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो कई मिलते जुलते नाम है, तो आप इसका उपयोग करके याद कर सकते हैं। टीवी मील पथ, टीवी मील पथ, टीवी थ्रियोनिन वेलिन, एम से मेथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, फेनिल एलानीन, आर्जिनिन, T4 ट्रिप्टोफैन, H4 हिस्टीडीन। तो हमने अमीनो अम्लों को गुणों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया, आवश्यक और अनावश्यक। अब हम ले रहे हैं अमीनो अम्लों का दूसरा जो वर्गीकरण है वो। तो दूसरा जो वर्गीकरण है ये हम ले रहे हैं प्रकृति के आधार पर। तो सेकंड क्लासिफिकेशन और आधार है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर हम अमीनो अम्लों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला अम्लीय अमीनो अम्ल, दूसरा क्षारीय अमीनो अम्ल, और थर्ड उदासीन अमीनो अम्ल। प्रकृति के आधार पर जब हम अमीनो अम्लों को क्लासिफाइड करते हैं तो यहां हम NH2 व COOH अमीनो व कार्बोक्सिल समूह की संख्या को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 जो अम्लीय अमीनो अम्ल है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें 2 कार्बोक्सिल समूह एवं 1 NH2 समूह होता है।
क्योंकि कार्बोक्सिल समूह 2 है, एमिनो समूह 1 है, तो प्रकृति अम्लीय होगी। जैसे एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, दूसरा जो है सारे अमीनो अम्ल, इनमें 2 NH2 समूह यानी एमिनो समूह एवं एक कार्बोक्सिल समूह COOH समूह होता है। क्योंकि कार्बोक्सिल समूह 1 है, एमिनो समूह की संख्या ज्यादा है, इसीलिए प्रकृति क्या हो जाएगी, सारी। जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। थर्ड है उदासीन अमीनो अम्ल। तो जैसा कि पता चल रहा है दोनों समूह समान होंगे, तो इनमें एक COOH व एक एमिनो NH2 समूह उपस्थित होता है। क्योंकि NH2 और COOH समूह एक एक है, तो प्रकृति उदासीन होगी। जैसे वेलिन, एलिन। तो प्रकृति के आधार पर हम एमिनो अम्लों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अम्लीय अमीनो अम्ल में 2 कार्बोक्सिल समूह व एक NH2 समूह होता है। अम्लीय समूह अधिक होने के कारण प्रकृति अम्लीय, जैसे एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल। सारे अमीनो अम्ल में 2 NH2 व एक कार्बोक्सिल समूह होता है। NH2 समूह अधिक होने के कारण प्रकृति क्षारीय, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। उदासीन अमीनो अम्ल में एक ही कार्बोक्सिल समूह, एक ही एमिनो समूह होता है, इसीलिए प्रकृति उदासीन है, जैसे वेलिन व एलिन। इसके अलावा भी हम अमीनो अम्लों को अमीनो समूह की पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर भी अल्फा, बीटा, गामा में क्लासिफाइड करते हैं। वह अमीनो अम्ल जिसमें अमीनो समूह कार्बोक्सिल समूह के जस्ट आगे वाले कार्बन पर होता है, उसको हम अल्फा, उससे आगे वाले पर होता है तो बीटा, उससे आगे वाले पर होता है तो गामा अमीनो अम्ल कहते हैं। तो ये हमने बात कर ली अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अब हम ले रहे हैं अमीनो अम्लों के गुण। तो हम ले रहे हैं अमीनो अम्लों वाले टॉपिक में अमीनो अम्लों के गुण। तो गुणों में नंबर 1 हम ले रहे हैं, वो है विलेयता। अमीनो अम्ल अम्ल, सार व जल में विलय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ये है अम्ल, सार व जल में विलय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में
ए विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर आदि। दूसरा गुण ले रहे हैं हम इनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। सामान्यतः वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए गलनांक कहलाता है। एमिनो अम्लों में सारे एमिनो समूह व अम्लीय कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होने के कारण प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल होते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक अधिक होते हैं। प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल के कारण गलनांक अधिक होते हैं। अगला हम ले रहे हैं आणविक असममितता। ग्लाइसिन के अलावा सभी अमीनो अम्लों में किरेल कार्बन उपस्थित होता है, जिसके कारण ये प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ग्लाइसिन के अलावा सभी एमिनो अम्ल में किरेल बोल सकते हैं या असममित कार्बन बोल सकते हैं। असममित कार्बन के कारण प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। अमीनो अम्लों की अगली प्रॉपर्टी ले रहे हैं नंबर 4, ज्विटर आयन। एमिनो अम्लों में सारे एमिनो समूह व कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह की उपस्थिति के कारण इनमें द्विध्रुवीय संरचना पाई जाती है, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। सारे एमिनो समूह प्रोटॉन ले सकता है और अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह प्रोटॉन दे सकता है, जिसके कारण इनमें द्विध्रुवीय संरचना बनती है। देखो, हम एक सामान्य अमीनो अम्ल की अगर संरचना बनाएं तो कुछ ऐसी हो सकती है। NH2 समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। R जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अमीनो अम्ल भी चेंज होंगे। तो क्या होगा, ये सारी हैं, ये अम्लीय हैं, तो अम्लीय क्या करेगा, प्रोटॉन इसको देगा तो ये ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे 2k3, तो NH3 N पर आ जाएगा प्लस, आगे CH इससे जुड़ा हुआ R और COO इसमें दे दिया, इसमें क्या आएगा माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। और ये विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो NH2 समूह प्रोटॉन लेकर और कार्बोक्सिल समूह प्रोटॉन देकर ज्विटर आयन जैसी द्विध्रुवीय संरचना बनाते हैं। अगला गुण ले रहे हैं अमीनो अम्लों का नंबर 5, वो है समविभव बिंदु, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। वह pH जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है तथा अमीनो अम्लों की रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है, समविभव बिंदु कहलाता है। वह pH जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत
क्षेत्र से ए प्रभावित रहता है तथा रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है। समविभव बिंदु कहलाता है। समविभव बिंदु पर एमिनो अम्लों के कुछ गुण जैसे श्यानता, चालकता, विलेयता आदि के मान कम हो जाते हैं। तो वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से प्रभावित रहता है तथा इसकी रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है, समविभव बिंदु कहलाता है। समविभव बिंदु पर अमीनो अम्लों की श्यानता, विलेयता और चालकता, इसके अलावा परासरण दाब के मान कम हो जाते हैं। इसके अलावा और ऐड कर सकते हैं परासरण दाब आदि के मान कम हो जाते हैं। तो अभी तक हमने एमिनो अम्लों के जो गुण पढ़े हैं इनको वापस एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। विलेयता, ये अम्ल सार जल में विलेय जबकि कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। सारीय NH2 अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य परबल अंतराणु का आकर्षण बल के कारण इनके गलनांकुश होते हैं। ग्लाइसिन के अलावा सभी अमीनो अम्लों में किरेल कार्बन उपस्थित होने के कारण प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। अमीनो अम्लों में अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह, सारीय अमीनो समूह की उपस्थिति के कारण इनमें द्विध्रुवीय संरचना पाई जाती है जिसे ज्यूटराइन कहते हैं। ये विद्युत रूप से उदासीन होता है। और वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है समविभव बिंदु कहलाता है। समविभव बिंदु पर अमीनो अम्लों के गुण जैसे चालकता, श्यानता, विलेयता, परासरण दाब के मान कम हो जाते हैं। तो ये हमने ले लिया प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्लों की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। अब हम ले रहे हैं पेप्टाइड बंध। एक एमिनो अम्ल का एमिनो समूह व दूसरे एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह परस्पर संघनन द्वारा जल का अणु त्याग कर बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। इसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। कैसे होगा देखो, सपोज करो ये हमने एक एमिनो अम्ल लिया है, इसके पास है हम दूसरा एमिनो अम्ल ले लेते हैं। तो क्या होगा, इस अमीनो अम्ल का OH और इस अमीनो अम्ल का H, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं HNH। तो इस अमीनो अम्ल का OH और इस अमीनो अम्ल का H क्या निकल जाएगा बाहर, -H2O संघनन हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, H2NCHR, यहां बच गया C डबल बॉन्ड O, ये बच गया, आगे बच गया NH और आगे है CH COOH और यहां पर R। ये जो बॉन्ड है इसी बंध का नाम है पेप्टाइड बंध। इसमें इस अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह और इस अमीनो अम्ल का NH2 समूह परस्पर संघनन द्वारा जल का अणु त्याग रहे हैं
और दोनों बंध द्वारा जुड़ रहे हैं, इसी बंध का नाम है पेप्टाइड बंध। अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर अमीनो अम्ल की संख्या के आधार पर पेप्टाइड के प्रकार। ये कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, और टेट्रापेप्टाइड, ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड में 2 एमिनो अम्ल परस्पर एक पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। ट्राइपेप्टाइड में 3 एमिनो अम्ल परस्पर 2 पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। और टेट्रा में 4 एमिनो अम्ल परस्पर 3 पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। पॉलीपेप्टाइड में अनेक एमिनो एसिड परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं और पॉलीपेप्टाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यदि 2 अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो अम्ल 2 पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो ट्राई, 4 अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो टेट्रा। इसी प्रकार अनेक अमीनो अम्ल परस्पर अनेकों पेप्टाइड बंध बनाकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड ही क्या है? प्रोटीन। ये जो एग्जांपल है इसमें 2 अमीनो अम्ल परस्पर एक पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े हैं तो ये किसका उदाहरण है? डाइपेप्टाइड। तो यहां पर हमने बात कर ली पेप्टाइड बंध की। यदि हम एमिनो अम्लों के महत्व की बात करें तो अमीनो अम्ल शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल द्वारा एंजाइम का या यूं कह सकते हैं अमीनो अम्ल द्वारा हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो नंबर 1 हो गया, अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनके द्वारा हार्मोन का निर्माण होता है और ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल परस्पर मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और वही प्रोटीन होता है। तो ये हमने बात कर ली अमीनो अम्लों के महत्व की। तो यहाँ पर हमने अमीनो अम्लों को डिटेल से पढ़ लिया है। इसमें अमीनो अम्लों का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, अमीनो अम्लों के गुण, पेप्टाइड बंध और अमीनो अम्लों के महत्व को डिटेल से पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।